Okay, great. Okay, so we'll wait for 1 or 2 minutes and then we will start. So how was your experience yesterday? No one? क्या बात है? Okay, I have got one reply. Fine. So all of you must be 12th pass student. For 2 or 3 minutes, please everyone unmute yourself and switch on your videos. Everyone, please. Abhay, Simran, both of you start your video, unmute yourself. Abhay. Okay. So all of you have appeared for 12th exam, means will be appearing. Yes, ma'am. I'm in 11th standard, ma'am. Okay. And what about Redmi Note 9? I don't know your name because you have not put up your name. Okay, fine. Ma'am, I am in 12th. Okay, fine. So see, yesterday you went through accounts, you went through the demo session for law, which was altogether. Suppose mathematics आपके curriculum में होगा, 12th standard में subject था सभी का? It was your subject? No, ma'am. I was having SP. Means I am having SP now in 12th. Okay, okay. And what about others? I am also having SP. Okay. तो मैथ्स का फोबिया है या क्या? No, ma'am. Actually, I did not get maths in college by just 1 mark. I lost it. Okay, okay, fine. My Okay. two. Okay. I was Because in. होता है कुछ. Sorry, please repeat. I am in means BYK college. Then Okay. that was 93 को list close हुआ था. Okay, okay. और 92 थे मुझे 10th को उसका Yeah, run. ma'am. Same here. I also had 92 in maths. Okay, my goodness, यानी बहुत tough competition है ना? Yeah, I lost it by 1 mark. My goodness. Okay, fine. So see, syllabus जो है आपका mathematics का, see, I am CA Ruchi Surana, and today we will be having demo session of mathematics as well as economics. So mathematics का जो 60 marks का portion है वो मैं लेती हूँ और 40 marks का जो है वो कीर्ति मैम लेते हैं statistics part, और इकोनॉमिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट वो मैं लेती हूँ. तो मैथमेटिक्स जो है अगर आपने 10th तक पढ़ा भी होगा, 11th 12th में होगा भी अगर आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोज हमको दिया है x² = 9, तो हमको हमारे एकेडमिक में क्या पढ़ने का आदत रहता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करते, राइट, क्योंकि हमको मार्क्स ही उसी चीज के मिलते. और यहाँ पे इनवर्स क्या है कि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स माइंड कैलकुलेशन ज्यादा करना है, बिकॉज यू हैव टू एट द एंड, आपको एमसीक्यू पैटर्न है, दोनों भी जो सब्जेक्ट्स है दोनों एमसीक्यू पैटर्न है, तो ये दोनों भी सब्जेक्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको माइंड कैलकुलेशन करके फटाफट ये सॉल्व करना है. तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम स्टार्टिंग से ही वही मेथोडोलॉजी को अपनाएं. कैसी मेथोडोलॉजी? तो मोर ऑफ पार्ट क्या है, एज अ मैथ्स टीचर व्हाट आई वुड से कि अगर आपको आता भी होगा या नहीं भी आता होगा तो ऑफ कोर्स हम वो तो सीखेंगे ही, लेकिन ज्यादा क्रूशियल हमारे लिए ये है कि हम क्या करें, उसको किस तरीके से स्टेप्स स्किप करके ओरली कितना फटाफट सॉल्व करें, और हाउ वी कंक्लूड टू अ एप्रोप्रिएट आंसर. ऐसा नहीं है कि स्टेप स्किप किया तो गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं. और लेट मी टेल यू, इंस्टीट्यूट मेक्स श्योर कि जो गलत आंसर आ सकता है वो आपको पहले या दूसरे ऑप्शन में ही मिलेगा. तो क्या हो जाता, हमको तुरंत लगता है आंसर आ गया, ऑप्शन में है, चलो टिक कर दो. तो दिस इज द मेन मिस्टेक विच हैपेंस.
तो हमको स्टार्टिंग से ही क्या आदत डालना है, तो हमको वो आदत डालना है कि हमें ओरली सॉल्व करना है, हमको लॉजिकली पढ़ना है मैथ्स। भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक सम दिया और आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट, बट देन उसमें टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये सब यहाँ पे हमको नहीं करना है, राइट। तो हम पहले तो ओवरव्यू देखेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, एंड देन वी विल प्रोसीड विद वन ऑफ द चैप्टर। Let me share my screen. Okay, is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, great. Now see your subject again of 100 mark MCQ pattern. It is divided into 3 parts. Mathematics is divided. See, the very first part is प्योरली मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब फिर से ध्यान दो यहाँ पर कि जो बहुत ही कोर मैथमेटिक्स है उसका काम नहीं है हमें, जो हमारे बिजनेस में लगने वाला है। सी मैथमेटिक्स एट मेनी टाइम्स फॉर्म द बेस। कैसे? तो भाई फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैथ्स पढ़ना क्यों है, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ तो आपके पास वंस यू बिकम अ सीए, एक आदमी आपके पास आता है और बोलता है सर या मैम मेरे पास में 10 लाख रुपए है, मुझे क्या करना है, मेरे पास में 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं एक ऑप्शन है जहां पे मैं 10 लाख पूरा अभी दे दूं और मुझे 5 साल बाद 1-1 लाख मिलते जाएगा। ऐसा मुझे कितना टाइम मिलेगा, सपोज 11 बार मिलेगा, है ना। 5 साल बाद मुझे 1-1 लाख मिलेगा और टोटल 11 लाख मिलेगा। वेरएज सेकेंड ऑप्शन ये है कि 10 लाख आज इन्वेस्ट कर दूं और तुरंत 1 साल बाद ही मुझे मिलेगा 1-1 लाख और टोटालिटी में मुझे मिलेंगे 10,50,000। ठीक है, सिचुएशन समझ में आया आप लोगों के? पहले सिचुएशन में 5 साल रुकना है और फिर 11 लाख मिलने वाले हैं, दूसरे सिचुएशन में 1 साल रुकना है और 10,50,000 मिलने वाले हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे आपके क्लाइंट को? सेकंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, ओके। और कोई? इफ यू कांट से लेट मी नो कि मैम ऐसे नहीं बोल सकते, किसी को ऐसा लगता है? Ma'am, can you repeat the question once again, please? इफ आई से कि आपको आज 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, जस्ट अ सेकेंड ना, गो एंड सिट, गो। ओके, आपको आज इन्वेस्ट करने हैं 10 लाख। पहले ऑप्शन में मैं बोल रही हूँ कि 5 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे, चलो टोटालिटी पकड़ते हैं, 5 साल बाद आपको 11 लाख मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आपको 1 साल बाद पैसे मिलेंगे लेकिन आपको 10,50,000 मिलेंगे। हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 10 लाख। पहले ऑप्शन में 11 लाख मिलेंगे 5 साल बाद, दूसरे ऑप्शन में 10,50,000 मिलेंगे 1 साल बाद। तो आप आपके क्लाइंट को कौन सा वे आउट सजेस्ट करेंगे? Second option, ma'am. Okay, so before answering to this question, let me tell you कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ ओरली सिर्फ कैलकुलेट करके अंदाज लगाकर आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो हमको करना क्या पड़ेगा? तो भाई हम जो नॉर्मल क्या करते हैं, हम कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो हमको उसका कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप में से किसी ने कैलकुलेट करके बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट लेट मी टेल यू कि भाई जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते कि भाई आज का 1 लाख है, इतना % इंटरेस्ट, 1 साल बाद सपोज 1,10,000 हो रहा है। तो भाई मैंने क्या बोला? मैंने उल्टा बोला, मैंने बोला 10,50,000 है 1 साल बाद, तो आप उसका अभी का वैल्यू निकालो। फिर उसके बाद में 11 लाख है 5 साल बाद, तो आप उसका अभी का वैल्यू निकालो और फिर दोनों को कंपेयर करो। फिर उसमें से जो ज्यादा रहेगा हम वो कंसीडर करेंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. समझा? कनेक्ट हुआ कि ये सब अगर हमको करना है तो हमारे पास में वो बेस चाहिए, और वो बेस कहाँ से आएगा? तो भाई वो मैथमेटिक्स से बेस आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ मैं।
अगर सपोज हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है, अगर उसका ट्रेंड ऑब्जर्व करना है कि भाई ये शेयर इतने दिन इतना बढ़ा कम हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसका भी एक आप अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे यानी सिर्फ एक अंदाज लगा रहे हो कि मुझे लगता है ये हो सकता है, तो दिस वोंट वर्क, बिकॉज इफ यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो, तो दैट नीड सम बेस। तो वो बेस कहाँ से आएगा? तो वो कैलकुलेशन वाले पार्ट से आएगा, इसीलिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो करिकुलम है जो 3 पार्ट में, second is logical reasoning, because obviously logics are very important, and finally the third one is statistics. So let us see the syllabus. Okay, so see the very first one is business mathematics, जो है 40 मार्क्स का आपके सिलेबस में, जिसमें आपको 8 चैप्टर्स कवर्ड है, इक्वेशंस है, मैट्रिसेस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बात कर रहे थे, दैट वाज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन। द सेकेंड पार्ट विच इज योर लॉजिकल रीजनिंग, जहां हम लॉजिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ जो चैप्टर्स है जो शायद अगर आपने आपके स्कॉलरशिप एग्जाम्स दिए होंगे तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटेलिजेंस वाले, वो सब यहाँ पे है। डायरेक्शंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली द थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ऑफ कोर्स आपका थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आएगी। तो ये है हमारा करिकुलम मैथमेटिक्स का, जिसमें से आज हम क्या करेंगे, हम सैंपल एक चैप्टर लेंगे लॉजिकल रीजनिंग से, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एट आवर ओन। अब लॉजिकल रीजनिंग, लेट मी टेल यू, इज वेरी इजी ऑफ कोर्स इफ योर लॉजिक्स आर करेक्ट। नहीं तो वहां कंफ्यूजन का भी स्कोप उतना ही ज्यादा है। सी 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब स्कोर करने का अगर हम सोचो तो बहुत ही अच्छे से यहाँ स्कोर किया जा सकता है। 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आपको बहुत इजीली जम जाएंगे, बट कंफ्यूजन भी उतना ही पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शंस अगर हम देखते हैं तो भाई डायरेक्शन में 4 ही डायरेक्शन के ऑप्शन रहेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें फिर से कंफ्यूजन होने के चांसेस है कि भाई ईस्ट के जगह वेस्ट लिख दिया, वेस्ट, नॉर्थ के जगह साउथ हो गया, ये हो सकता। वैसे ही ब्लड रिलेशंस है, ब्लड रिलेशन में भी सेम होगा। सी अगर आपको बहुत से बार होता है ऐसे घर पे कि है ना, फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये हमारे दादा के समवन, उनके कुछ ऐसे रिलेशन में है। तो ये जब वो बोलते हैं तो एट द एंड व्हाट वी डू इज, मैक्सिमम ऑफ अस, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रिलेशन रिटेन करते हैं, बट देन नॉर्मली व्हाट आई यूज्ड टू डू, हम पूछ लेते थे मम्मी को कि भाई मुझे इनको क्या बोलना है, इनको आंटी बोलना है, बुआ बोलना है या मासी बोलना है। तो सेम चीज है, वेरी टेक्निकल थिंग्स, मतलब बहुत सारे रिलेशंस जो है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो सिर्फ theoretical discussion करने से बेटर है, let us come to one of the chapter and discuss some of the sums related to it. Is that fine? Is everyone with me? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So take out any rough copy or pencil because you will be needing it for solving the sums, right? मेरे साथ में आपको solve करना है। Okay, we will go for directions first. Directions के कुछ सम लेंगे, कुछ सम्स हम ब्लड रिलेशन के भी लेंगे, so that you find it in, you get a of what exactly logical reasoning talks about, right? Okay, तो भाई थ्योरी तो बहुत सारी है, लेकिन एक बेसिक चीज जो हमको पता होनी चाहिए, 4 डायरेक्शंस। अब आप बोलोगे कि मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आई नो, लेकिन क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का स्टिल चांस रहता है। तो हम एक बार सिर्फ वो प्लॉट कर लेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, okay, so if I plot my 4 directions, okay, so normally साउथ नॉर्थ जो प्लॉट किया जाता है, वेस्ट एंड ईस्ट, राइट, ये हमारे
चारों डायरेक्शन है। अब अगर बाय चांस किसी को कंफ्यूजन होता होगा, ये स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे, किसी को अगर बाय चांस कंफ्यूजन होता होगा, सो सी देयर कैन बी अ स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ये बुक से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू रिमेंबर द डायरेक्शन। सी इफ यू क्लास में आप आते हो, लेट आते हो या कोई मिस्टेक करते हो, और अगर आपको पता है कि जो आपके फैकल्टी है वो आपको फॉरगिव नहीं करेंगे, सो सी सर विल नेवर एक्सक्यूज, नहीं, सर विल नेवर एक्सक्यूज, ये स्टेटमेंट याद रखो। तो इससे आपको क्या रहेगा, चारों डायरेक्शंस याद रह जाएंगी। सर विल साउथ, विल से डब्ल्यू से वेस्ट, नेवर नॉर्थ और एक्सक्यूज ईस्ट। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? बेसिक था ये एकदम। यस मैम। एवरीवन ओके। सो इसके अलावा यहाँ पे और कोई ज्यादा नॉलेज चाहिए नहीं है। ऑफ कोर्स इसके बीच की जो डायरेक्शंस है वो आपको पता रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में वो डिफाइन करना बहुत इजी है ना, हिंदी मराठी में तो भी डिफिकल्ट है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ वेस्ट, वेयर एज दिस इज साउथ ईस्ट। सो दीज आर सिंपल डायरेक्शंस जो आपको ये चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए। अब now let us jump to the first question and I want you people to solve it first, okay? Now see the first question. Now whoever solved this, just let me know what your answer comes. Mohan starts from point A, walks 1 kilometer towards south, turns left and walks 1 kilometer. He turns left again and walks 1 kilometer. Now he is facing which direction? Southwest. Southwest. Yes, ma'am. Southwest. Okay. ओके और आप लोग ना चैट बॉक्स में आंसर लिखो ना, सो दैट आई विल जस्ट कम टू नो कि कौन रिप्लाई कर रहा है। आई आस्क द अदर पर्सन टू राइट, है ना? दो लोगों ने स्पेस बोला, सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेज पुट करो। सिमरन और अभय का आंसर क्या है, और गायत्री का आंसर साउथ वेस्ट है। अभय व्हाट्स योर आंसर, कम ऑन क्विकली। साउथ वेस्ट। रेडमी नोट 9, अरे आपका नाम एडिट करो ना। ओके फाइन, सो वी विल सी साउथ वेस्ट। चलो ट्राई करके देखते हैं। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, सो आई विल ड्रॉ पॉइंट ए हियर। ये है मेरा पॉइंट ए। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। नाउ ही वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो भाई साउथ कहाँ है, नीचे के तरफ हमने प्लॉट करके ही रखा है, तो ये 1 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, साउथ की तरफ 1 किलोमीटर। इसके बाद में ही टर्न्स लेफ्ट। देखो बहुत ही बेसिक है कि अगर सपोज मैं एक दूसरा सम ले रही हूँ जहां पे मैं बोल रही हूँ कि हम अगर नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में, एंड इफ आई टेक अ लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, राइट। वेयर एज अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फेसिंग उल्टा रहेगा। तो ऑफ कोर्स अगर मैं लेफ्ट बोल रही हूँ तो मेरा लेफ्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये इस तरफ आ गया मेरा लेफ्ट 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी 1 किलोमीटर था और ये भी 1 किलोमीटर है, राइट। इसके बाद में इसने लिखा था वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, कर लिया। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, ये भी कर लिया हमने। लेफ्ट इधर आता है पर उसका फेस साउथ की तरफ है, तो लेफ्ट इस तरफ आ गया। एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अब देखो मेरा फेस इस तरफ है। नाउ इफ आई टेक अ लेफ्ट टर्न, तो ऑफ कोर्स वो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर। सो सी, और ये फिर से 1 किलोमीटर था, तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि बाजू वाले के जितना ही है ये, राइट। तो
तो ये 1 किलोमीटर हो गया। अब फाइनली वो कहाँ पहुंच गया है, तो वो सपोज ये बी पॉइंट पे पहुंच गया है, राइट, यहाँ पे पहुंचा है। और अब मुझे पूछा गया है कि नाउ ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, भाई उसका फेस तो इस तरफ है, तो ये तो नॉर्थ हुआ। साउथ वेस्ट कैसे आया आप लोगों का, या आया होगा तो डिड यू गेट कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ओके, सो से दिस इज द पैटर्न। अब मैंने आपको बताया कि 4 ही चीजें हैं यहाँ पे, 4 ही डायरेक्शन है, राइट लेफ्ट इतना ही है, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो भाई नॉर्थ सबसे पहले साउथ में गया 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया, तो नॉर्मली तो लेफ्ट मेरा इस तरफ आएगा, पर सिंस डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैंने राइट टर्न लिया। आइडियली लेफ्ट है बट मेरा राइट हैंड है, और फिर जब मेरा फेस किधर था, ईस्ट की तरफ था, और मुझे वहां से अगर लेफ्ट लेना है तो मेरा फेस जाएगा नॉर्थ की तरफ। सो सी द आंसर टू दिस सिचुएशन कम्स नॉर्थ। नाउ इसी में अब मैं आपको एक एडिशनल बोलती हूँ। सपोज कौन था, मोहन था ना। नाउ सपोज मोहन टेक्स अ राइट टर्न, एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? ही टेक्स अ राइट टर्न, तो क्या आंसर आएगा? इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग? नॉर्थ में है वो, यहां से राइट टर्न लेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? East. ईस्ट, राइट? एवरीवन कम ऑन, Yes, ma'am. है ना? बाकी गायत्री और सिमरन और एक और जो है, समझा क्या आपको? भाई नॉर्थ की तरफ है, राइट टर्न लेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, Yes, ma'am. राइट। अब इसके बाद में अब मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस 2 टाइप के आएंगे। मतलब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब सपोज मैं इसी सिचुएशन में आपको पूछती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये बी पॉइंट पे है। नाउ इफ आई से इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से वो अब कौन से डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर क्या आएगा? In which direction is Mohan from his original position? वो पॉइंट बी पे पहुंच गया है, तो पॉइंट बी इन रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट है क्या ये? देखो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में बी पॉइंट है, इसलिए हमने ये स्केल पहले बना के रखा था। समझ में आया आपको? Yes. थोड़ा सा ना रिप्लाई करो प्रॉम्प्टली, सो दैट मुझे समझेगा इफ यू आर गेटिंग मी और नॉट। नहीं समझता है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। चैट बॉक्स में करो अनम्यूट करके, एनी वे इज ओके फॉर मी, लेकिन सिर्फ रिप्लाई करो सो दैट नहीं अगर समझाए तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन जो कॉमन था, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो हमने बोला नॉर्थ। दूसरा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, तो आपने क्या बोला मुझे कि भाई वो ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट। ये हमने कंक्लूड किया। अब ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम सिस्टमैटिक बनाना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो इसी डायग्राम को, सपोज ये जो एक किलोमीटर है ना, ये 1-1 किलोमीटर नहीं प्लॉट करते हैं हम। देखो मैं 2 अलग डायग्राम्स बना रही हूँ। एक तो ये डायग्राम बना रही हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दूसरा डायग्राम बना रही हूँ ये, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट डायग्राम्स एंड दिस इज द थर्ड डायग्राम, राइट। अब अगर हम देखेंगे तो पहली सिचुएशन में भी क्या हुआ है, पॉइंट ए से वो साउथ में गया, फिर उसने लेफ्ट लिया और उसने वापस लेफ्ट लिया, तो वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। सिमिलरली ये सिचुएशन में भी ये यहाँ से साउथ गया, वहां से लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछूं, पहला केस, हाँ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ये सिचुएशन में बताओ मुझे क्या आंसर रहेगा? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग पहली सिचुएशन में?
What will be your answer? In which direction is he facing? Can you repeat it once again because I could not hear it? Internet issue. Okay, fine. ओके सो सी इन द वेरी फर्स्ट सिचुएशन मैंने 3 डायग्राम्स बनाई, जो हमारा क्वेश्चन था ना उसी की 3 डायग्राम्स है, राइट? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. सिर्फ मैंने क्या किया, वो किलोमीटर्स प्रॉपर नहीं प्लॉट किए हैं फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में, है ना. 1 किलोमीटर था पर मैंने थोड़ा कम ज्यादा प्लॉट किया है. लेकिन तीनों सिचुएशन में ये ट्रू है कि पहले सिचुएशन में वो साउथ में जा रहा, साउथ के बाद में वो लेफ्ट टर्न ले रहा और उसके बाद वो वापस लेफ्ट टर्न ले रहा. सेकेंड सिचुएशन में भी वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा, साउथ में जा रहा, वहां से लेफ्ट ले रहा और फिर से वापस लेफ्ट ले रहा. तीसरे सिचुएशन में भी ट्रू है कि वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा, साउथ में जा रहा, फिर लेफ्ट ले रहा और एक और लेफ्ट ले रहा. तो अब मुझे बताओ, पहली सिचुएशन में मोहन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? मोहन कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसका फेस कौन से डायरेक्शन की तरफ है? नॉर्थ. एग्जैक्टली नॉर्थ ना भाई. बी पॉइंट पे पहुंच गया, उसका फेस कहाँ है? उसका फेस ये ऊपर वाली डायरेक्शन में है ना, और ये ऊपर की डायरेक्शन तो नॉर्थ डायरेक्शन है. गॉट इट? यस मैम. सिमरन और गायत्री समझ में Yes, आया? ma'am. Yes. राइट. वैसे ही सेकंड सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ तो सेकंड सिचुएशन में भी वो नॉर्थ में ही दिख रहा है. यस मैम. वैसे तीसरी सिचुएशन में भी वो नॉर्थ में ही दिख रहा है. मतलब ही फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइप वेयर दे आस्क दैट इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप डायग्राम सिस्टमैटिक नहीं भी बनाओ तो चलेगा. मतलब वो 1 किलोमीटर ही बनाया या कम ज्यादा बनाया तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो फर्क कहाँ पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा जब दूसरा क्वेश्चन आएगा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर फर्क पड़ता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लॉट करना पड़ेगा. क्योंकि देखो हमने जब ये सिचुएशन में देखा तो इन विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, थर्ड सिचुएशन में मैं बात कर रही हूँ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, तो हमने इसका आंसर ईस्ट दिया था, राइट? Yes, ma'am. राइट. वैसे ही अगर मैं ये सिचुएशन में बोलूं तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, क्या रहेगा आपका आंसर? Southeast. साउथ. Southeast. यस एग्जैक्टली साउथ ईस्ट. और वही अगर मैं आपको ये सिचुएशन में बोलूं कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, Northeast. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. तो आपको समझ में आया अभी ये डिफरेंस? Yes, ma'am. सिर्फ अगर बोले कि कौन से डायरेक्शन में फेस है तो मैटर नहीं करता, आप तीनों में से कोई भी बताओ, बनाओ, सेम आंसर मिलेगा. लेकिन अगर वो पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो फर्क पड़ता है क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा टोटली. तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ओके सो सी, ये आपको क्वेश्चन पर ही समझ में आ जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले इसमें उन्होंने दिया है नाउ ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, नेक्स्ट इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग. मतलब थोड़ा कम ज्यादा भी प्लॉट किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जैसे ही बात आ गई इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये जब आता है तो आपका आंसर क्या होगा, वैरी हो जाएगा. तो आपको एकदम सिस्टमैटिक प्लॉट करना है. सो बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. सेकंड सम सॉल्व करो. ये ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. Suresh starts from point, walks 2 miles towards south, turns right, walks 1.5 miles, turn left, walks half mile, and he turns back. What is the direction is he facing now?
North. करेक्ट. Yes, ma'am, north. ओके ग्रेट. सो आई सपोज कि आपको पहले ही सब में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया कि एग्जैक्टली करना क्या था. तो जिन्होंने भी आंसर दिया करेक्ट दिया है. अब हम सॉल्व करके देखेंगे. राइट. सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स टू. फिर से अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हमने देखी विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. तो अब 2 1.5 ये अगर हमने प्रॉपर नहीं भी प्लॉट किया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो भाई साउथ में जा रहा है तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से साउथ में गया. उसके बाद में क्या दिया है, टर्न्स राइट. अब मेरा राइट इधर है पर ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये इधर राइट आ गया. वॉक्स हाफ माइल, ठीक है. देन ही टर्न्स लेफ्ट. तो भाई अब इस तरफ फेस है, मतलब वेस्ट में फेस है, तो मेरा लेफ्ट किधर आएगा, लेफ्ट ही बोला है ना उसने. हाँ, टर्न्स लेफ्ट मतलब लेफ्ट कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा. तो भाई अब ये यहाँ से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है. एंड वॉक हाफ माइल, ठीक है. एंड देन ही टर्न्स बैक. अब देखो साउथ में फेस था, अब क्या हो गया, वो वहां से सिर्फ उल्टा पलट गया है. ही टर्न्स बैक मतलब ही अब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में होगा, तो वो रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में. तो आपका आंसर एकदम प्रॉपर है. समझ में आया? जिसका अगर नहीं सॉल्व हुआ होगा उसे भी. यस और नो? Yes, ma'am. ओके ग्रेट. नाउ लेट अस सॉल्व द फोर्थ सम. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. फोर्थ सम देखते हैं. ठीक है. लेट अस सी, जितना भी टाइम है, इवन दो इट इज अ डेमो सेशन, लेट अस ट्राई सॉल्विंग एज मच एज सम्स एज पॉसिबल. तो क्या होगा, आपका बहुत सारा ये चैप्टर आज ही डेमो सेशन में ही ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा. राइट. See the fourth sum and try solving this. अब यहाँ पे क्या बोला है पहले ही देख लो. In which direction from his straight नहीं, starting point. तो अब आपको बहुत ही प्रॉपर प्लॉट करना पड़ेगा. तो इसका प्लॉट करो और मुझे बताओ क्या आंसर है आपका. Arun started from point A and walks 10 kilometer east. आया इसका आंसर? ज्यादा टाइम लग रहा है, करो जल्दी जल्दी. बिकॉज एज आई सेड कि करेक्ट सॉल्व करने के साथ में ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप टाइमली सॉल्व करो. राइट. What is that? Is straight point? स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो. Okay. Which direction is he from his starting point? Straight point नहीं. West, ma'am. करेक्ट है वेस्ट. बाकी लोगों का आया? ओके चलो देखते हैं. सी, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉट 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी. ठीक है. तो भाई हमने अब क्या किया, हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. he started from point A और क्या दिया है, एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब ईस्ट किधर है, हमारे डायरेक्शन के हिसाब से इधर है. तो भाई यहाँ से मैंने बना लिया 10 किलोमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट
to point B and then turn to north and walk 3 किलोमीटर. अब नॉर्थ यानी अपर साइड में, अब ये 3 जो डिस्टेंस है ये मुझे स्केल से बहुत एक्यूरेट करना है क्या? नहीं, एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया तो चलेगा, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए कि भाई अगर 5 है तो जो हमने बनाया उसका आधा है रहना चाहिए, एंड सो ऑन, राइट. 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है. ही टर्न्स वेस्ट. अब वेस्ट किधर है? लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट ना देते हुए उसने लेफ्ट वेस्ट दिया और वॉक 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी, राइट. तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था. अब ये वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर जा रहा है, मतलब ये तो 10 है, इतना 10 डिस्टेंस हमको पता है. यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा क्या रहेगा? पॉइंट डी रहेगा. तो भाई ये पॉइंट डी आ गया. तो ये हमको ध्यान में रखना है कि भाई अगर 12 बोला है तो नीचे जो 10 है उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा वो, ठीक है. एंड फाइनली एंड देन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई. अब यहाँ से वो साउथ की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर. अब इधर भी देखो 3 किलोमीटर ही था बी से सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर से 3 किलोमीटर बराबर यहीं पे आएगा. अब क्या पूछा है? ये पॉइंट ई है. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था इसका? ए. और यहाँ से अब ये कौन से डायरेक्शन में है? सी. ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ये वेस्ट डायरेक्शन है. अंडरस्टूड? Yes. इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया? वेस्ट आ गया. क्लियर एवरीवन? Yes. कम ऑन. अब मैं इससे रिलेटेड और 2 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपको, मुझे आंसर बताना है. सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि वो डी पॉइंट से 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर. सो इन विच डायरेक्शन विल ही बी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? जो लास्ट है ना डी से ई, वो 3 के जगह 5 किलोमीटर जाता है, तो क्या रहेगा डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से? साउथ वेस्ट. Southwest. एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट. क्योंकि मैंने अब क्या बोला आपको? मैंने 5 किलोमीटर बोला, तो 5 किलोमीटर ये यहाँ तक आ जाएगा मे बी, और ये डायरेक्शन आएगा साउथ वेस्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ठीक है. इफ ही वॉक्स, फिर से डी से ई की तरफ, इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? Northwest. South. Refacing, right? South. Yes. South. South. साउथ, राइट. सो दिस इज द ट्रिक. ट्रिक मतलब, क्योंकि अब वहां कोई आपको ये नहीं बताने आने वाला कि क्वेश्चन क्या है, इन ही इज ही फेसिंग और फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. मैंने इसलिए क्या किया, आपको पहला क्वेश्चन ऐसा बताया, नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि यहाँ से 1 किलोमीटर ही आ रहा है, बट माई क्वेश्चन वॉज इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. सो नाउ ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन. इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी वॉक करे, वो 3 किलोमीटर 5 या 100 किलोमीटर, उसका फेस साउथ में ही रहने वाला है. पर अगर मैं पूछती थी कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट बराबर रहता था. नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, भले ही डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका बेसिक मैथ्स चेक करेगा. व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ वेयर, जो भी पर्सन था, क्या नाम था उसका? अरुण. अरुण इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट? अरुण इज एट व्हाट डिस्टेंस? पहला सिचुएशन है, मतलब यही ई पॉइंट ही कंसिडर कर रही हूँ मैं, ये वाला ई पॉइंट. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? 2 kilometers. 2 kilometers. एग्जैक्टली, यस, वेरी करेक्ट. क्योंकि पहले नीचे 10 किलोमीटर्स था ये पूरा डिस्टेंस, उसके बाद ये ऊपर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, तो ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंस वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर रहने वाला है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व. अब इसमें और भी कुछ सम्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. शैल वी गो अहेड विद दिस? इतना समझ में आया आपको? Yes. Yes. Yes, ma'am. तो बस यही बेस है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा नॉलेज और कुछ भी नहीं लगने वाला है आपको. लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे फिर से मैं जो बोल रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग है बहुत इजी, लेकिन वो लॉजिक सही होना, नहीं तो क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा. नाउ लेट अस सी सम नंबर. अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं. सबको चलेगा? विल इट बी फाइन फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, चलो.
16 सम देखते हैं, ठीक है। अब मैं अब ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ आपको, ऑफ कोर्स, बिकॉज 16 सम देखना है हमें, है ना। सी द 16 सम, ये वाला। एक मिनट, हम बिफोर गोइंग टूवर्ड्स 16 सम, लेट अस सी सम नंबर 5। लेकिन अब ये जो सम है, अब ये थोड़ा सा इजी है, तो व्हाट वी विल डू इज लेट्स डू इट वर्बली, है ना, बिना बुक में लिखे आप इसको सॉल्व करेंगे। यू विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके। सी दिस फिफ्थ सम एंड टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। Come on, what will be the answer? Ma'am, south. South. Yes, correct. Of course. तो अब देखो हमने पहले क्या किया, पहले हम क्या नोटिस करेंगे, आइडियली आपने क्या करना चाहिए था, द क्वेश्चन पूछा क्या है, डायरेक्शन इट ही इज गोइंग नाउ, मतलब वो जो डिस्टेंस है वो दैट डजंट मैटर्स, वो कितना भी हो, कितने भी किलोमीटर दिया हो, राइट। सेकेंड, अब हमने क्या किया, इसको प्लॉट करके, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमको वो स्टेप बाय स्टेप अवॉइड करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, माइंड कैलकुलेशन मैक्सिमम करना है। सो सी ही स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मैंने दिमाग में सोचा कि वो ऊपर की तरफ गया। नेक्स्ट ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वेस्ट की तरफ था, फिर से लेफ्ट लेगा, मतलब ही साउथ की तरफ जाएगा, walks 5 kilometer, okay, so the direction which he is going now is south। मतलब अगर ये सम मैं अभी आपको देती थी तो मुझे फॉर श्योर पता है कि आप ये सही सॉल्व करते थे, क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन अब जरूरी साथ में ये भी है कि हम इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें दैट वी सॉल्व इट एट द फास्टेस्ट स्पीड, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम। Clear? Yes. Yes, okay. ma'am. Now let us see the 16 sum। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ, इसका भी आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो। बोलो इसका आंसर क्या आएगा। कम ऑन क्विकली, सबका आंसर चाहिए मुझे यहाँ पर, चारों का आंसर। East. ओके, सी कौन रिप्लाई कर रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में लिखोगे तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी। ए आंसर किसने दिया, मतलब मुझे वो भी नहीं समझा। ईस्ट आंसर विराठी। ओके, ओके फाइन, ईस्ट आंसर दिया है आपने। और बाकी सब लोग ड्रॉ मत करो, ओरली करो, या ठीक है चलो ड्रॉ करके देखो। बाकी सब लोग का अभी तक आंसर नहीं आया, हाउ कम? कम ऑन क्विकली। नॉर्थ, ओके, और साउथ। ओके, बस ठीक है। अब सब आंसर आ ही गए हैं, नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट आ गया, अब वेस्ट एक बचा है। अब चलो देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। अब इसको ओरली करेंगे, पहले मैं लिखकर भी ड्रॉ करके भी बताऊंगी। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा बोलो? West. North. वेस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, अरे वॉक टुवर्ड्स द सन, तो ये यही सबसे पहला क्या है, स्कोप है जहाँ पे एरर हो सकता है, राइट।
तो मैंने फिर से स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर में 4 ही चीज है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पर वही कंफ्यूजन होता है। वन इवनिंग बोला मतलब ही सन किधर रहेगा, वेस्ट। सो राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, मतलब वेस्ट में, सॉरी वेस्ट इधर है, वेस्ट में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, अब इधर से राइट मतलब ही वो नॉर्थ में जाएगा। अगेन टू हिज राइट, नॉर्थ से राइट मतलब ईस्ट में जाएगा, और उसके बाद में फाइनली एक और राइट, तो ईस्ट से राइट जाएगा साउथ की तरफ। अब ये मैंने ओरली बोला, ये देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। इसने क्या किया है, सी सन के बाद में 1 2 और 3 बार राइट लिया है ना। तो वॉक टुवर्ड्स द सन, वॉक टुवर्ड्स द सन मतलब ये वेस्ट में गया, सॉरी ये वेस्ट में। उसके बाद में टुवर्ड्स राइट मतलब राइट ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्थ, फिर इसके बाद एक और राइट, और इसके बाद में एक और राइट मतलब ही उसका फेस किधर है, साउथ की तरफ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 20। आई सपोज सबको क्लियर है ना? अगर डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, आई कैन मेक यू एक्सप्लेन, कोई चीज नहीं समझी होगी तो। 20th सम देखो, ध्यान से सोचो, ईस्ट वेस्ट ही है यहाँ पे कंसेप्ट बस। Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Barakaman, and in the evening, the shadow of Barakaman falls on Gol Gumbaz. Exactly. So, in which direction is Gol Gumbaz to Barakaman? बोलो क्या आएगा इसका आंसर? What will be the answer to this? Easter side. ईस्टर साइड, यस। बाकी सब लोग सिंपल है ना। सी डेली इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बरामान। मॉर्निंग में ऑफ कोर्स सन किधर रहेगा, हमारे ये ईस्ट की तरफ रहेगा। तो भाई एक का शैडो दूसरे पे पड़ रहा है, किसका? गोल गुम्बज का पड़ रहा है बरा कमान पे। तो गोल गुम्बज यहाँ पर हुआ और बरा कमान एग्जैक्टली उसके अपोजिट हुआ। तभी क्या होगा, गोल गुम्बज का शैडो विल फॉल ऑन बरा कमान। वेयर एज इन द इवनिंग मतलब जब सन वेस्ट में रहता तो बड़ा कमान का शेडो आता है गोल गुम्बज पे, ये दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बड़ा कमान? गोल गुम्बज कौन से डायरेक्शन में है? तो भाई ये डायरेक्शन ईस्ट है। समझा? Yes. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Chalo, let us now see a little more difficult question, and maybe this will be the last sum for today for our demo session. तो इसके लिए I will give you 2 to 3 minutes to solve. Rather, what can you do is again ये आप chapter download book होगी अगर आपके पास, Am I audible? आवाज आ रहा है मेरा? Yes. Yes, ma'am. ओके मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था शायद इसलिए। अगर बुक होगा आपके पास में तो आप ये भी कर सकते हो कि यू सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सरसाइज एट योर ओन, क्योंकि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए था वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। सो सी 43rd सम आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। अब मैं सबसे पहले ही बता देती हूँ, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ही आपको प्रॉपर प्लॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको प्लॉट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर। अब ये ओरली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्री, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन फेसिंग वाला आप कर सकते हो ओरली। टू किलोमीटर्स टू ईस्ट,
then turns northwest. Okay, walks 3 kilometer, turns south, walks 5 kilometer. He turns west and walks 2 kilometer, and then turns now north and walks 6 kilometer. In which direction is he from his starting point? Anyone has got the answer? South or southwest? Southwest. ओके, साउथ वेस्ट। आपको ऑप्शन में सिर्फ साउथ वेस्ट ही दिया है, और हाँ, किसी का southwest. आंसर है साउथ वेस्ट? किसने दिया साउथ वेस्ट आंसर? जस्ट मैंने, सिमरन। ओके फाइन। और किसी का कोई आंसर है? अरे भाई, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ओके। और नॉर्थ वेस्ट एक और आंसर आया है। यस, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अब अगर बाय चांस आपका नहीं हुआ होगा या गलत प्लॉट हुआ होगा तो मैं नाउ सी, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट। सबसे पहले 2 किलोमीटर टू ईस्ट, तो भाई ईस्ट में क्या है? आई विल प्लॉट इट एज, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट। ओके, इसके बाद में इसने क्या बोला है? टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो भाई मेरा नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? ये डायरेक्शन है मेरा नॉर्थ वेस्ट, तो मैं इसको नॉर्थ वेस्ट प्लॉट करती हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट आ गया सपोज 3 किलोमीटर। अब इसके बाद में नेक्स्ट है दैट ही टर्न्स साउथ वॉक्स 5 किलोमीटर। तो ये साउथ में जाएगा 5 किलोमीटर, तो भाई ये यहाँ पे पड़ गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। इसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो भाई वेस्ट किधर है? फिर से इस तरफ है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया। और इसके बाद में लास्ट था ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अब सिर्फ देखो, नॉर्थ डायरेक्शन सबको पता है ऊपर की तरफ, पर इतने ध्यान रखो कि ये 5 किलोमीटर है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा 6 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने कितना बोला है? 6 किलोमीटर। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना? 5। ये अब कितना हो गया? 6 किलोमीटर। और अब उनका क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है कि ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो यहां से यहाँ डायरेक्शन कौन सा है? सो सी दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। इज इट क्लियर? 2 लोगों का आंसर करेक्ट था। समझ में आया कि Yes, कहाँ पे ma'am. मिस्टेक हुआ? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so see, making mistake is not a issue at all, but if you're not thinking at all कि solve ही नहीं करो, that is a major problem, because of course we will rectify our mistake, और जितना ज्यादा practice करेंगे हम क्या होगा? हम उस particular topic में we will excel, right? So say this was an overview to one of your chapter of logical reasoning जो मैंने आपको अभी बताया, which is part of mathematics itself. It is very easy, but simultaneously it is very confusing. Okay, so is that clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so maybe we will have a break of 5 minutes and then we will start for economics. That be fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? But then be back in 5 minutes exactly. हाँ, 5 minute exact में we will start with economics. Okay. चलो, the meeting, same meeting we have to join. 5 मिनट बाद वापस मिलते हैं, ठीक है?
Okay. Am I audible to everyone? Hello. Yes, ma'am. ma'am. Okay, great. So I suppose economists must. Okay. So let us start with economics. Of course, the here it is again MCQ pattern totally. 50 मार्क्स जो आपका इकोनॉमिक्स है और 50 मार्क्स जो आपका BCK है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. नाउ माइंड वेल जो सब्जेक्ट भी है हमारा वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब ही इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो टोटली रिलेटेड है बिजनेस से. अब फिर से पढ़ना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे हमने पहले मैथ्स में बात की है, वैसे ही सपोज अभी अगर क्लाइंट आपके पास आता है एंड ही आस्क यू कि गवर्नमेंट सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने वाली है ना, बजट में उन्होंने एलोकेट किया है पैसा, और मेरे पास में इतना पैसा है, मुझे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. सो वेदर आई शुड गो फॉर इट और आई शुड नॉट. तो अगर ये आपको क्वेश्चन कोई भी पूछता है तो इसका आंसर जो है वो आप जब अटेम्प्ट दोगे, आप करोगे, तो ऑफ कोर्स इट इज एसेंशियल दैट यू शुड नो द बैकग्राउंड कि क्या पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट पॉलिसी में, राइट? इन दैट सिचुएशन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल. सपोज लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे EMIs में, यानी जो आपके लोन के EMIs है उनमें क्या किया था, कुछ ना कुछ उन्होंने सवलत दी थी, कुछ ना कुछ आपको उसमें एग्जेम्पशंस थे. तो ये भी फिर से वो एग्जेम्पशन को ऑप्ट करना या नहीं करना है ना. ठीक है, बैंक के EMI अभी नहीं भरने हैं, लेकिन अगर बाद में उसमें इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं तो फिर से क्या फायदा. तो अगर क्लाइंट आपको ये पूछने आता है तो इट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. ऑफ कोर्स. सो दिस इज द रीजन दैट इकोनॉमिक्स, पहले तो इकोनॉमिक्स सिर्फ आपके इनिशियल स्टेज में था, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक्स आपके इंटर के स्टेज में भी है, और वहां पर भी आपको यही सारा नॉलेज दिया है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आप कैसे इन सब चीजों को रिलेट करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स which states that economics, of course इसका definition पता होगा. Tell me what it is. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है बोलो, और व्हाट ऑल यू नो अबाउट इकोनॉमिक्स? कम ऑन, ये सब्जेक्ट था ना आप लोगों को 12th में, अभी आप लोग बता रहे थे कि कॉमर्स है करके. सो व्हाट ऑल यू नो अबाउट इकोनॉमिक्स? It was derived from a Greek word which means household management. एग्जैक्टली, यस. और There are two terms, microeconomics and macroeconomics. ओके, और And macroeconomics. ओके फाइन. ओके, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा. अब फिर से We study consumer behavior. यस एग्जैक्टली, राइट. सो सी इकोनॉमिक्स अगर हम जैसे देखें, स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट तो है ही. द वेरी बेसिक थिंग कि यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स है, ये भी आपको पता होगा, लिमिटेड सोर्सेस है एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस. मतलब क्या कि भाई हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है. भाई इकोनॉमिक्स क्या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी पॉलिसीज ये इकोनॉमिक्स है क्या? नहीं. हमारे घर पे सपोज इफ यू गेट अ पॉकेट मनी ऑफ 500 रुपीज, राइट, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक के प्रिंसिपल सब अप्लाई होंगे. क्यों? क्योंकि ये 500 रुपए में हमको शॉपिंग करनी है, हमको बाहर खाना है, फोन का रिचार्ज है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें है, राइट.
अब ये सारी चीजें अगर इसमें मैनेज करनी है तो 500 इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, राइट? हमारे वॉन्ट्स कैसे है, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। अगर ये वॉन्ट्स ही बहुत कम रहते तो क्या हमको प्रॉब्लम फेस होता था कि भाई मेरा खर्चा 300 ही रुपए है, मुझे घर वाले 500 बोल दे रहे हैं, तो कहीं कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता क्या? नहीं आता। लेकिन फैक्ट क्या है कि मेरे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद में ये वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज जो है, वो रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? अगर आपका खर्चा 500 है, घर वाले 500 दे रहे, कभी 2000 है, वो 2000 दे रहे, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको इनको पूरे करने वाले जो सोर्सेस है, जो जरिया है, अगर वो अनलिमिटेड होता तो फिर से प्रॉब्लम नहीं आता था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड हैव नॉट अराइज्ड एट ऑल। लेकिन आता क्यों है? क्योंकि वो पैसे हमको लिमिटेड मिल रहे हैं, मतलब ये वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। प्लस दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। भाई वो जो पैसे है उसमें मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। मैंने शॉपिंग नहीं किया तो मैं गिफ्ट दे सकती हूँ, गिफ्ट नहीं दिया तो कुछ और कर सकती हूँ। So these are basically the three which have given rise to this study of economics. तो ये जैसे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे है, वैसे ही ये क्या होगा? ये सोसाइटी लेवल पे भी होगा या फिर हमारे फैमिली लेवल पे भी होगा कि भाई कोविड के पीरियड में हो सकता है कि किसी की सैलरी, किसी के पेरेंट्स की सैलरी कम ज्यादा हुई हो, या किसी के बिजनेस क्लोज रहा तो उसके वजह से इनकम पे इफेक्ट हुआ होगा। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया? हमारा जो पैसा था उसका मैनेजमेंट किया, राइट? सो ये भी तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यही सेम सोसाइटी लेवल, सिटी लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होगा। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव क्या रहता कि भाई इकोनॉमिक्स बोला यानी क्या होगा? वो नेशनल और इंटरनेशनल चीजें, बड़ी बड़ी पॉलिसीज, यही सब इकोनॉमिक्स है क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बेसिक लेवल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू इटसेल्फ, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज डिमांड और सप्लाई। ये तो आपने पढ़ा है, साथ ही में एक और आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है। दिस वी विल टेक टुडे। Have you heard of this term, law Yes, of ma'am. okay, so what all you know about it? एक छोटा सा क्रक्स हम डिस्कस करेंगे and then I will let you know the details. बोलो। ऑफ कोर्स आई नो कि आपको एकदम फुल ऑन लर्न होंगी ये सारी चीजें कि यूटिलिटी, वो इफ आई आस्क व्हाट इज यूटिलिटी, बोलो। Want satisfying power of commodity. Exactly, want satisfying power of commodity. What is law of diminishing marginal utility? Who has given it? Dr. Marshall, Professor Marshall. Alfred Marshall. Yes, Alfred Marshall. And what does the law states? Every increase in the commodity, the diminishing marginal utility goes on declining. Yes, exactly, very correct. So ये more or less अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपने ये सब पढ़ा होगा। अब हमको देखना क्या है? हम ये लॉ तो देखेंगे ही, एंड बाय द एंड जब हम एंड तक पहुंचेंगे, आई विल जस्ट लेट यू नो कि हाउ आर स्टडी डिफर्स फॉर आवर फाउंडेशन एग्जाम देन व्हाट वी स्टडीड इन द क्या बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड। कंसेप्ट तो वही है, लेकिन स्टडी कैसे डिफर होगा इसके लिए पहले हम लॉ देखते हैं और उसके बाद में वी विल गो इनटू द डिटेल्स। ओके, इज इट फाइन फॉर एवरीवन? एक या दो ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब लोग? अभय, सिमरन, गायत्री और वैष्णवी, इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. फाइन, ग्रेट। I'm not able to share my screen. Just a minute. हो रहा है, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, हम ये सबसे पहले तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज
में देखेंगे, है ना. सी हाउ. और इसी से हम लोग देखेंगे कंसेप्ट एक कंज्यूमर सरप्लस का भी. और दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंज्यूमर थ्योरी. ये सब बाद में, चलो अभी इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, एकदम बेसिक से. ओके फाइन. नाउ सी, सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल हम लेंगे केन जूस का, है ना, कि भाई हम लोग क्या है, बहुत ही गर्मी है, गन्ने का जूस जो है वो हम कंज्यूम करते हैं ना बहुत, अगर हम लोग थके हुए हैं, राइट. सो सी, पहला ग्लास जब कंज्यूम किया तो मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी थर्स्टी. तो वो पहला जूस पीते बराबर, पहला ग्लास पीते बराबर मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ. और ये सेटिस्फैक्शन को क्या किया मैंने, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया ना. 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन हुआ ये जूस को पीकर. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थी. अब वैसे ही जैसे ही मैंने सेकेंड ग्लास कंज्यूम किया तो मेरा ये सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा ऑफ कोर्स, है ना. कोई भी फेवरेट चीज ही ले लो आपकी, जैसे ही अगर गुलाब जामुन पसंद है बहुत, तो पहला खाने के बाद में दूसरे इसमें ऑफ कोर्स सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता, कम हो जाता. और जैसे जैसे और कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन कम होगा. अब देखो सेकंड क्लास पे मुझे क्या हुआ, 70 रुपीज का सेटिस्फेक्शन हुआ. मैं क्या कर रही हूँ, रुपीज में डिनोट कर रही हूँ. थर्ड क्लास पे हो सकता है मेरा सेटिस्फेक्शन 40 है. फोर्थ क्लास पे मेरा सेटिस्फेक्शन जो है वो अब है 10 रुपीज का. फिफ्थ ग्लास पे सपोज 5 रुपए. मैं एक अजम्पशन ले रही हूँ. 6 ग्लास है ना, 5 तो ठीक है पी ली, अभी 6 ग्लास पे हो गया कि बस अब इसके ऊपर नहीं पी सकती, क्योंकि अब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, 0 हो गया है. अब इसके बाद मैं 7 ग्लास पी सकती हूँ क्या? हाँ शायद पी तो लूंगी, लेकिन क्या होगा, वोमिट हो जाएगा. मतलब ही क्या होगा, डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा. तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, इसको निगेशन में इंडिकेट करूंगी. तो ये सब क्या था, ये सब था मेरा सेटिस्फैक्शन. ये मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम करके. तो अब इसको क्या करते हैं हम इसको प्लॉट करते हैं. ऑफ कोर्स ये थ्योरी का बेस है. लेट अस सी दिस. तो x और y एक्सिस जो हम नॉर्मली प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे हम यूनिट्स प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रही हूँ मेरा सेटिस्फैक्शन. तो भाई देखो, जब पहला ग्लास था तो मेरा सेटिस्फैक्शन था 100 रुपीज, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आया. सेकेंड ग्लास एंड सो ऑन, है ना. अगर मैं ये प्लॉट करती हूँ पॉइंट्स, इट विल टेक टाइम, तो हम थोड़ा सा क्विकली इसको प्लॉट करते हैं. सपोज 50, 40, 30 ये सब था. ग्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना. 6 पे हमारा सेटिस्फैक्शन फाइनली 0 हो गया था. तो भाई ये सब पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में हमको ये समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से रहेगा, 0 पे रीच होगा और निगेशन में. कैसे? सो सी 100, ये 2 और ये सपोज 70, तो ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर. नेक्स्ट हमारा थर्ड पे सेटिस्फैक्शन था 40 रुपीज का, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर. मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट किया, बट अदरवाइज हम पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, देन वी कनेक्ट द पॉइंट्स. फोर्थ ग्लास पे इट वाज 10 और फिफ्थ पे 5 था. फोर्थ ग्लास पे इट वाज ओनली 10 रुपीज, तो सपोज वो पॉइंट मेरा ये यहाँ पर आ गया. और ये फिफ्थ ग्लास पे मेरा सिर्फ 5 रुपए का सेटिस्फेक्शन था, राइट. 6 ग्लास पे तो ऑफकोर्स 0 रुपीज का सेटिस्फेक्शन है. और जैसे ही 7th क्लास गया तो मेरा सेटिस्फेक्शन निगेशन में गया, इसलिए y एक्सिस को नीचे प्लॉट किया, ये -20 एंड फाइनली सी दिस इज माय पॉइंट. तो ये सब हमने क्या प्लॉट किया, ये हमने सेटिस्फेक्शन प्लॉट किया. तो अब यही सेटिस्फेक्शन को जब हम देखेंगे इकोनॉमिक टर्म में, तो व्हाट वी विल से, इट इज नथिंग बट यूटिलिटी. यूटिलिटी का ही डेफिनेशन एज वन अमॉन्ग यू टोल्ड दैट इट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी.
तो भाई वांट सेटिस्फाइंग पावर मतलब ही एक यूनिट जो केन जूस का था वो कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता था, तो वो 100 रुपीज का दे सकता था। तो इसी सेटिस्फेक्शन को जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट मतलब ही क्या कि मैं बोल रही हूँ 100 रुपीज का सेटिस्फेक्शन है, अभी एक्चुअल में 100 है क्या, नहीं, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो हो गया, ये हो गया यूटिलिटी। तो हमारी जो थ्योरी है उसका पहला टर्म हमको मिल गया यूटिलिटी, जिसका हमने मतलब देखा सेटिस्फेक्शन। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरी का तो नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब क्या, मार्जिनल मीन्स द यूटिलिटी विच आई गेट बाय कंजम्पशन ऑफ मोर यूनिट या फिर एन एडिशनल यूनिट। ये बहुत ही याद से ध्यान में रखो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के वजह से जो सेटिस्फेक्शन मिलता, जो यूटिलिटी मिलती, उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो भाई इसको अब हम कैसे स्टडी करेंगे, सी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी प्लॉट कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी, नाउ सी टोटल यूटिलिटी पहले ग्लास पे तो 100 रुपीज था, जैसे ही 2 ग्लास कंज्यूम किया, टोटल बोल रही हूँ मैं, मतलब 100 प्लस 70 मतलब ही कितना हो गया, 170 हो गया टोटल यूटिलिटी। तीसरा ग्लास पिया तो और 40 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ, यानी 170 प्लस 40 तो ये हो गया 210 रुपए का टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट फोर्थ ग्लास पिया, 10 रुपए और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हुआ, यानी ये 220, 5 रुपए और यानी 225, 0 रुपीज मतलब ये वापस 225 ही आएगा, और माइनस 20 होने के बाद में ये हो जाएगा 205। सो सी दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, यानी 7 ग्लास में टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 205 रुपए का। तो अब अगर हम इस मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करें, मतलब फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये कॉलम यहाँ से हटा दूं और अब मैं आपको पूछूं कि भाई नाउ टेल मी व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, तो डेफिनेशन क्या बोला था कि इट इज यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो भाई पहले तो सेटिस्फेक्शन था, एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितना मार्जिनल यूटिलिटी हुआ बताओ, फर्स्ट टर्म के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितना रहेगा, 100 ही। 100 रहेगा, क्योंकि पहले तो 0 था, अब 100 हो गया। अब सेकंड निकालने के लिए यानी एक्स्ट्रा और ग्लास के लिए अब सेटिस्फेक्शन कितना होगा, 170 माइनस 100 मतलब ही 70, राइट। वैसे थर्ड के लिए क्या रहेगा, 210 माइनस 170 मतलब ये देखो 40 आ गया। वैसे 220 माइनस 210 मतलब 10 आ गया। 225 माइनस 220 यानी ये 5 आ गया। अब देखो 225 माइनस 225 ये 0 है। फिर से ध्यान दो क्या बोल रही हूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट। 5 से 6 जब कंज्यूम किया तो एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला, भाई कुछ भी नहीं मिला, 225 का 225 ही है, इसलिए यहाँ आ गया 0। और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन कम हो गया, इसलिए हमने इसको कर दिया -20। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं। और ये ग्राफ अगर देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब ही क्या हो रहा, कम होते जा रहा है। हेंस द नेक्स्ट टर्म इन आवर लॉ विच इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और सिर्फ अब इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा लॉ है। यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फेक्शन था, मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से क्या फर्क पड़ा यूटिलिटी में वो, और डिमिनिशिंग क्योंकि क्या हो गया, ये कम होते जा रहा है, ये कभी भी बढ़ नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉ। अब इसी में अगर हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल तो हमने देखा कि कम होते जा रहा, 0 भी हो रहा और निगेशन में जा रहा। टोटल आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो देखो टोटल बढ़ते जा रहा है, 100 से बढ़ते जा रहा है, 225 तक आ रहा है और बाद में कम हो रहा है। तो अगर इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना हो, सो सी मे बी ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दिस विल बिकम मैक्सिमम एंड फाइनली इट विल फॉल। ये हो गया टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड रहेगा, यहाँ पे जगह जैसी थी उसके हिसाब से मैंने प्लॉट किया। ये है आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, टोटल यूटिलिटी, वेयर एज दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो एक चीज जो हम वो टेबल से भी सीखेंगे और ये ग्राफ से भी सीखेंगे, वो ये कि जहां पे आपका मार्जिनल, सेकंड,
जहां पे आपका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यहाँ पर यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। मार्जिनल जहाँ पे 0 हो जाता वहीं पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहता। सी इट इज ऑल्सो रिलेटेबल हियर, जहाँ आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहीं पे क्या है, आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। ये चीजें शायद से सारी आपको पहले भी पता होगी, राइट? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, हाँ या ना? Yes. ओके। नॉर्मली एज पर माय नॉलेज ये सब है। आपको शायद कंज्यूमर सरप्लस ये कंसेप्ट नहीं है, पर उसके पहले हम कुछ अजम्पशंस देखेंगे और ऑफ कोर्स यू हैव टू आंसर सम ऑफ देम। अब देखो ये जो लॉ है हमेशा सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा सेटिस्फाई। क्यों? मैं आपको बेसिक बताती हूँ। अगर जो आपने किया है ना, अभी पिया, उसके बाद में फिर से 2-3 घंटे बहुत ही एग्जॉस्टिव लेक्चर हुआ आपका, है ना, थेरोटिकल लेक्चर हुआ, उसके बाद में जाकर अगर सेकंड ग्लास आपने पिया तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? पहली ग्लास पीने के बाद 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन था, फिर बहुत लेक्चर हुआ, बहुत गर्मी था, 2-3 घंटे बाद वापस जाके पिया तो कैसे होगा सेटिस्फेक्शन? ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ज्यादा एग्जॉस्टेड हो। मतलब ही हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या बन गया पता है? हमारा अजम्पशन यहाँ पे बन गया कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। भाई ये जो कंजम्पशन है ये कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये ब्रेक में होगा तो ये लॉ नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 100 के बाद में अगर मेरा सेटिस्फेक्शन 120 रुपीज हो गया तो ये ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। मतलब भाई लॉ पूरा का पूरा क्या हो गया? वैनिश हो गया ना। तो ये अजम्पशन हो गया। वैसे ही अब अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फिर से आप वो यहाँ बहुत थके हुए हो, आपको बहुत प्यास लगी है, आपको जो केन जूस है वो सामने वाले ने स्पून से सर्व किया, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, तो मुझे बताओ कि आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अरे इज एवरीवन विथ मी? सिमरन म्यूट करो, तुम्हारा बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड का। ओके, एंड अदर्स कैन मीन्स ऑफ कोर्स एवरीवन कैन रिप्लाई। पहला 2-4 स्पून पियोगे तब तक तो आपका मन का सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा ना। वैसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि भाई ये जो केन जूस है, ये जूस वाला आपको बकेट से दे रहा है कि भाई ये लो, ये पहला बकेट, ये दूसरा बकेट, आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? पहले बकेट में ही वोमिट हो जाएगा, यानी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। यस और Yes, नो? ma'am. एटलीस्ट रिप्लाई। एग्जैक्टली। तो भाई मतलब ही क्या, हमारा फिर से अजम्पशन ये हो जाएगा दैट देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कि भाई अगर हम जूस की बात कर रहे हैं तो वो ग्लास में ही होना चाहिए, वो स्पून में या बकेट में नहीं हो सकता। या भाई हम किसी भी फ्रूट की अगर बात कर रहे हैं तो भाई वो सिंगल यूनिट में ही होगा, वो डजन्स में नहीं हो सकता, नहीं तो फिर से क्या होगा? ये थ्योरी नहीं फॉलो होगी। वैसे ही नेक्स्ट, ये 3 ग्लास पीने के बाद में है ना, जूस वाला बहुत खुश हो गया, बोले अरे अच्छा कस्टमर दिख रहा। उसने क्या किया? 4th ग्लास में थोड़ा मसाला वगैरह ऐड कर दिया, उसको और टेस्टी बना दिया। तो मुझे बताओ आपका सेटिस्फेक्शन 4th ग्लास के लिए कम होगा या बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, राइट? मतलब ही अब हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या आएगा कि द गुड शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस यूनिट्स, कि भाई पहला जो जूस है वैसा ही सब कुछ आगे भी रहना चाहिए, तो ये थ्योरी फॉलो होगी, तो ये नहीं फॉलो होगी। आर यू पीपल गेटिंग मी? व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इज कि लॉ क्या है, और लॉ हो कि कहीं सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके हम अजम्पशन दे, जहां पे हमको पता है कि नहीं सेटिस्फाई होगा उसको पहले ही क्या डाल दो? अजम्पशन में डाल दो कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन ना 1 सेकेंड।
हाँ, तो ये सारी चीजें हमने पहले ही क्या करी है, सब कुछ अजम्पशन में अज्यूम कर लिए कि ये सब पहले ही क्या है, कांस्टेंट है, मतलब गुड्स होमोजेनियस रहने वाले हैं, कंजम्पशन कंटिन्यूअस है एंड सो ऑन। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये 2 ग्लास पीने के बाद में क्या हुआ, आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप नहीं पसंद करते और मे बी योर एनिमी, ही कम्स, बाजू वाले स्टॉल पे आता है, वहां पे कोई और जूस पी रहा है जो नहीं अच्छा है, तो सडनली क्या होता है, हमको क्या फीलिंग आती है, अरे भाई मेरा वाला क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मे बी टू शो ऑफ और समथिंग। मतलब ही क्या कि अगर मेरा यूटिलिटी या मेरा सेटिस्फेक्शन किसी और चीज से अगर अफेक्ट होता है ना, तो फिर से ये लॉ क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। इसीलिए हमको अजम्पशन में फिर से क्या डालना पड़ेगा, दैट माय यूटिलिटी शुड बी इंडिपेंडेंट इन नेचर। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, क्योंकि ये अगर किसी और से अफेक्ट होगी तो क्या होगा, फिर से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ही ये लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, एंड सिमिलरली मुझे बताओ, एक चीज अगर हम बोले मनी, राइट, मनी अगर हम बोले कि भाई ये आपको जैसे जैसे ज्यादा मिलेगा आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? अरे बढ़ेगा ना, पैसा ज्यादा देंगे तो ज्यादा खुशी होगी, हाँ मैम। right? Which means that this law doesn't applies to money, this law doesn't applies to hobbies either, कि भाई मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे दूसरी तीसरी पेंटिंग जितनी ज्यादा करूंगी उतनी ज्यादा खुशी, तो ये लॉ वहां पे फिर से सेटिस्फाई नहीं होता। दिस डजंट अप्लाइज टू एडिक्शन एज वेल एज टू माइजरी। तो ये कुछ क्लॉजेस है जहां पे क्या होता है, ये जो लॉ है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। इन सबको हमने क्या किया, अजम्पशन में डाल दिया। अब एक और कंसेप्ट देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस, एंड उसके बाद में वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन कि भाई ये तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, पर अब इसका रिलेवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है ये हम लोग देखेंगे, राइट? ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज इफ आई टेल यू कि ये जो केन जूस है ये बेचा जा रहा है 10 रुपीज के कॉस्ट पे, तो आप अगर एक रैशनल कंज्यूमर हो तो आप कौन से ग्लास पे स्टॉप कर दोगे? मीन्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस यू विल कंज्यूम, 1 or 2 or 3, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कैपेसिटी। ये जो आपके सामने टेबल दिया है, ये टेबल दे के आपको मुझे बताना है कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर कौन से ग्लास पे स्टॉप करेगा। कम ऑन, On 4th or 5th. नो आई वांट वन आंसर। बाकी सब लोग कहाँ पे स्टॉप करेंगे हम? 4th मैम क्लास पे, 4th पे, 5th पे, 6th पे, 4th 4th पे, पे, 5th पे नहीं, या 6th पे? 6th पे तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। 7 तो ठीक है, चलो यहाँ तो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, यहाँ तो नहीं रुकेंगे। 4th, 5th, 6th में से क्या लगता है आपको मोर रिलेवेंट कि कहाँ पे कोई भी इंसान स्टॉप करेगा? 6. 6th पे? I suppose I have not got answer from each one of you. 2-3 लोगों ने किया है रिप्लाई, बट शायद सभी ने नहीं किया है। ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू। नाउ सी, इसमें वी विल स्टॉप एट 4th ग्लास। अब ऐसा क्यों? कुछ लोगों ने आंसर दिया था विच वाज वेरी करेक्ट, क्योंकि अब हम हमेशा क्या, भाई एक लेमैन के एंगल से सोचो कि अगर मैं सपोज 500 रुपए खर्चा कर रही हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा सेटिस्फेक्शन कम से कम 500 रुपए होना चाहिए, राइट? सॉरी, मेरा सेटिस्फेक्शन राइट कम से कम 500 होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं 10 रुपए स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन 100 का मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, 10 रुपए से बहुत ज्यादा है। 70 मिल रहा अभी भी अच्छा है, 40 मिल रहा अभी भी अच्छा है,
पर 10 रुपीज में 10 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये मेरा क्या है, कट ऑफ पॉइंट है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्यों नहीं जाऊंगी, इवन दो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही, क्यों, क्योंकि 10 रुपए स्पेंड करके अगर मुझे 5 ही रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा, मतलब ये तो क्या हो गया कि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और उसमें हमारा अर्निंग कम हो रहा, तो इसलिए वी वोंट गो टू दैट पॉइंट, वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। तो ये जो पॉइंट है, ये इसी को बोला जाता है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ही क्या, जहां पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू माय प्राइस, राइट। और यहीं से हमारा डिसाइड होता कंज्यूमर सरप्लस। तो वो देखने के पहले कुछ चीजें, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के कुछ फॉर्मेट बता दूं, फिर हम जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इज अ थ्योरी इन इटसेल्फ, इसी का एक पार्ट है। ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये मुझे बताएगा कि अगर मैं सपोज ये केन जूस का स्टॉल मेरा अगर है, तो मुझे ये समझ जाएगा कि लोग नॉर्मली कितना कंज्यूम करते हैं। लोग कितना कंज्यूम करते हैं मतलब ही मुझे क्या समझेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या है। इन सब चीजों का जो नॉलेज मुझे मिलेगा, जो हम डिमांड सप्लाई के लिए पढ़ते हैं ना, कि डिमांड कितना होगा, तो डिमांड कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, और कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, वो सोचेगा कि भाई जितना पैसा दे रहा हूँ उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसे हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर suppose if I ask you, let us have a question answer session, few questions. Now let me tell me, if I ask that the total utility is maximum at how many number of units? Total utility is maximum at how many number of units? 5 On units? 6th unit. On 6 unit, yes, exactly. So the total utility is maximum, और अगर 4 ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 6, तो आंसर आपका ऑफ कोर्स क्या रहेगा, 6 यूनिट। सेकेंड MCQ, if I ask you that when the total utility is maximum, option marginal utility is decreasing, marginal utility is positive, marginal utility is 0, or marginal utility is negative, what your answer will be? When the total utility is maximum, your marginal utility is positive, negative, 0, or none of the above, suppose 0. 0. 0, exactly, क्योंकि हमने जब यहाँ पे प्लॉट किया था तभी हमने क्या सीखा था कि जहां पे 0 है वहीं पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा। नाउ टेल मी, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन आई कंज्यूम द थर्ड यूनिट ऑफ ग्लास, तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है। थर्ड यूनिट पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 40. 40, राइट। कैसे कैलकुलेट किया, ये 210 माइनस 170 कैलकुलेट किया है ना। तीसरा यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो दो टोटल यूटिलिटी का हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं मोल्ड कर रही हूँ, इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी when I consume the third glass after first glass, है ना। फर्स्ट और थर्ड के बीच का अगर मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी पूछूंगी तो आपका आंसर क्या होगा, 110. ओके, एनीथिंग एल्स? 70. और किसी का कोई आंसर है? ओके फाइन। सो सी, आपका मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन जो बहुत क्लियर है, दैट इट इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट वी गेट बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, राइट। तो आपने जैसे ही सेकंड से थर्ड का मार्जिनल यूटिलिटी पूछा, आपने मुझे बताया 40 आंसर, विच वाज वेरी करेक्ट। जैसे ही मैंने फर्स्ट से थर्ड का पूछा, अगर आप डिफरेंस लेते हो 210 माइनस 100, 110, विच इज करेक्ट, but then mind well that 110 is not for one additional unit, it is for 2 additional unit, right? क्योंकि फर्स्ट से सेकंड ग्लास और सेकंड से थर्ड ग्लास, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये मैं हर जगह बताती हूँ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के जैसा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सारे कंसेप्ट्स हैं।
और हमको मार्जिनल का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रहता कि इट इज वन एडिशनल यूनिट, लेकिन जब ये अप्लाई करते तो ये एमसीक्यू में गलत हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, दो टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस, तो हमने क्या किया 210 माइनस 100 किया, जो क्या आया 110, और इंस्टीट्यूट विल मेक श्योर कि ये गलत आंसर आपके क्या है, आपके ऑप्शंस में है, बट देन 110 इज फॉर 2 यूनिट, सो इफ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 2, मतलब कि मेरा मार्जिन अब कितना 55। गॉट इट? Yes, ma'am. समझ में आया? वैसे ही अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ, चलो अभी एक और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो व्हाट विल बी माय मार्जिनल यूटिलिटी? करेक्ट आंसर दो अभी, है ना, सोच समझ कर। 60. नो, 30. फिर से वही गलती कर रहे हो। 30. नहीं, देखो आपने टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस निकाला, 220 माइनस 100 120 बराबर कितने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए, 3 या 4? देखो अभी अभय शायद से तुमने डिवाइडेड बाय 2 किया, लेकिन 2 ग्लास नहीं है ना, मीनवाइल कितने ग्लास एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहे, 3 ग्लास कंज्यूम हो रहे ना। Yes, मैम ma'am. 40 आएगा। 40, राइट, सो 120 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 40 आएगा। अंडरस्टूड क्या अभी? Yes, ma'am. सो दिस इज हाउ हमको ये कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू पूछने वाला उसको किसी भी डायरेक्शन में पूछ सकता, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। सपोज अभी देखो एक और मैं बताती हूँ दैट अब ये पॉइंट ना थोड़े ठीक से प्लॉट नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इनको पेंट में प्लॉट किया है। सपोज मैं इसको नाम दे रही हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ठीक है। और फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि जो केन जूस है वो फिर से 10 रुपए ग्लास है। तो नाउ आपको ये ग्राफ दे देंगे पेपर में और आपको बोलेंगे टेल मी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपके हिसाब से यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ए बी सी डी ई? आई सपोज कलर्स आर विजिबल, कलर्स दिख रहे हैं क्या सबको, एबीसीडी वाले? इक्विलिब्रियम Yes, ma'am. पॉइंट कौन सा है यहाँ पे बताओ? C. एनी अदर आंसर? सपोज ये एफ भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट को। इसमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? फिर से डेटा वही सब कुछ सेम है, केन जूस 10 रुपए ग्लास ही है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? Sorry, ma'am. D. डी, राइट। अब देखो ये सोच के देखो, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता था। कैसे पता था? मैंने बताया था कि भाई जितना पैसा दे रहे कम से कम उतना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो ये सब कहाँ मैच हो रहा? मार्जिनल यूटिलिटी मैंने इरेज कर दिया है, पर फिर भी अगर मैं इसको प्लॉट करूं 5 0 और -20, अब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट किया तो मुझे पता है कि कोई भी कंज्यूमर क्या देखेगा कि भाई 10 रुपए का पी रहा हो तो कम से कम 10 रुपए सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब ही वो कहाँ आ रहा, 4th यूनिट पे आ रहा। तो 4th यूनिट जहां पे भी मेरा होगा ये 10 रुपए का, मतलब ही दिस डी पॉइंट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यू विल नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सम्स दे विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू। कंसेप्ट क्या चेक करेंगे? सिर्फ कि कंसेप्ट क्लियर चाहिए, उनको इतना ही करना है। अब उनको पता है कि अगर वो आपको यूटिलिटी का डेफिनेशन पूछेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछेंगे, तो आप बहुत ही क्लियरली अच्छे से बताओगे। लेकिन वही अगर घुमा फिरा के पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? नाउ सपोज इफ आई से, अब इसी में कंज्यूमर सरप्लस का जो एक कंसेप्ट है वो हम ले लेते हैं सो दैट ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, इसलिए अब देखो कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या है, ये भी अब हम एक लेमैन लैंग्वेज, लेमैन के हिसाब से ही स्टडी करते हैं। अब देखो हमने देख लिया कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये था पॉइंट इक्विलिब्रियम, जहां पे हमने देखा कि माय मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो कोई जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
यहाँ पे स्टॉप हो गया, इसके आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि पता है कि पैसा ज्यादा खर्चा करना है, सेटिस्फैक्शन कम है। मतलब ही अब ये जो इंसान है जो यहाँ पे रुक गया है, इसको ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इफ आई ज्वाइन दिस, तो ये इसका क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया। See, this becomes the total utility of that man, कि उसको इतना टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब ये अगर हम नंबर में देखें तो वो यहाँ पे रुक गया है, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ पे उसको 220 रुपए का क्या हो रहा, सेटिस्फेक्शन हो रहा, राइट, 220। अब मुझे बताओ इसके अगेंस्ट क्या वो कुछ पे कर रहा है, 220 रुपए के अगेंस्ट क्या उसको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं क्या? कुछ देना पड़ रहा है उसको पैसे? अरे भाई 4 ग्लास कंज्यूम कर रहा है ना, तो 4 ग्लास के पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसको। कितने होंगे वो? 40 ना, क्योंकि 10 रुपए एक ग्लास का है, मतलब ही 40 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो ये उसको क्या है, 2 पे करने हैं। मतलब ही सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 220 रुपए का, उसके अगेंस्ट 40 रुपए पे करना पड़ रहा है। मतलब ही अगर मैं इन दोनों का सेट डिफरेंस लू, सो सी 180 इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या है, एक्स्ट्रा जो मुझे मिल रहा है। तो इसी को टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, व्हाट आई एम विलिंग टू पे, कि मैं इतना पे कर सकती हूँ। मुझे 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, तो मैं 100 दे सकती हूँ। सो कंज्यूमर सरप्लस, आई विल राइट कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट आई एम विलिंग टू पे माइनस व्हाट आई एक्चुअली पे। एक्चुअली मैं कितना पे कर रही हूँ, 40 रुपए, तो ये 180 रुपए मेरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मतलब ही अगर मैं फिर से ये डायग्राम में देखूं, सो सी 4 into 10, मतलब ही ये जो पार्ट है 4 into 10, तो ये जो नीचे का पार्ट है ये मैं एक्चुअली पे कर रही हूँ। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, अभी अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी और ये ई पॉइंट है। तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना है, यहाँ पे देखो ए सी डी ई, मतलब ये पूरा पिंक एरिया ये मेरा टोटल यूटिलिटी है। मैं एक्चुअली पे कितना कर रही हूँ, तो ये रेक्टेंगल जो है बी सी डी ई, ये इतना मैं पे कर रही हूँ। तो व्हाट आई एम विलिंग टू पे माइनस व्हाट आई एक्चुअली पे, मतलब ही अब जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी माय कंज्यूमर सरप्लस। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना है, ये इतना है ब्लू कलर में, ए बी एंड ई, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। अब इसका सिर्फ मैं आपको लेमैन के हिसाब से एक ये दे देती हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस क्यों इंपॉर्टेंट है, पता है? अगर सपोज ये केन जूस बेचने वाले हम लोग हैं, राइट, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम 40 रुपए में सामने वाले को 220 का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मतलब ही अगर हम सोचते हैं कि 20 रुपीज ग्लास कर दिया जाए, तो देखो क्या होगा, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन अभी भी 210 रुपए का मिलेगा ही, क्योंकि वो 4th क्लास पे तो जाएगा नहीं। 20 रुपए में 10 का सेटिस्फेक्शन नॉट एग्रीड, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो उसको 210 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन अब अपने को पैसे कितने मिल रहे हैं, अपने को 60 रुपीज मिल रहे हैं। 20 ग्लास इंटू 3 60 रुपए मिल रहे हैं, और उसके अगेंस्ट उसको 210 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा। मतलब अभी भी उसको कंज्यूमर सरप्लस कितना मिल रहा है, ये 60, ये 2 110, तो अभी भी उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है डिफरेंशियल अमाउंट का, यानी 150 का। हुआ क्या, सिर्फ उसका जो कंज्यूमर सरप्लस था वो कम हो गया। पहले वो 180 था, अब वो 150 हो गया, लेकिन हमारा तो इनकम बढ़ गया ना, 3 ग्लास बेच के 60 रुपए है। अब सपोज अपन सोचते हैं कि इसको 30 रुपए ग्लास कर दिया जाए, राइट, 30 into 3 कर दिया जाए, तो मुझे 90 रुपए मिलेगा। उसको अभी भी सेटिस्फेक्शन 210 ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 3rd ग्लास पे उसको 40 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सी 40 का, तो वो 30 रुपए आराम से देने को रेडी रहेगा। तो ये 90 रुपीज और 210, फिर से अब क्या होगा, उसका सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, तो वो होगा 20, लेकिन मेरी क्या हो गई, मेरी कमाई बढ़ गई। मतलब एज अ सेलर भी हम ये सोच सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है क्या, तो भाई चलो एक्स्ट्रा प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हमने क्या देखा, हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब ही सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल जो एक्स्ट्रा मिलता है हर यूनिट के साथ में, एंड डिमिनिशिंग मतलब ही क्या हो रहा है, वो कम होते जा रहा है। जो हमने ग्राफिकली देखा
और यही बेस है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के कर्व का। मतलब आप वहां भी देखोगे वन रीजन वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो उसका एक रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो थ्योरी है ये हमको क्या बताती है, ये हमको बताती है कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करेगा, वो कहाँ पे स्टॉप होगा, वो 20 रुपए ग्लास देगा या नहीं देगा, 30 रुपए देगा या नहीं देगा, ये लॉ कहाँ सेटिस्फाई होता कहाँ नहीं होता, ये जो सारे डिटेल्स थे वो हमने कहाँ देखे, वो हमने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, great. So that was all for today's demo session. आपके जितने भी डेमो सेशन थे चारों सब्जेक्ट के वो कंप्लीट हो चुके हैं आज। नाउ इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट एट ब्रांच। ओके, चलो, Okay, ma'am. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am.